नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे साकेत आधुनिक युग का महाकाव्य। हिंदी के गौरव ग्रंथों में साकेत का विशिष्ट स्थान है। साकेत आधुनिक युग की महत्वपूर्ण कृति है और कवि ने इसके निर्माण की प्रेरणा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख से मिली, जो भुजंग भूषण भट्टाचार्य महाशय के नाम से सरस्वती में 1908 ईस्वी के अंतर्गत प्रकाशित हुई थी। वैसे इससे पूर्व महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंगला के एक लेख काव्य उपेक्षिता के नाम से लिख चुके थे, जिसमें उन्होंने भारतीय साहित्य के उपेक्षित अंशों को प्रकाश डालते हुए रामकथा के अंतर्गत अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के जीवन चरित्र संबंधी उपेक्षा पर दृष्टिपात किया था। द्विवेदी जी ने अपने लेख में केवल उर्मिला के जीवन चरित्र संबंधी उपेक्षा पर विशेष बल दिया और हिंदी कवियों से आग्रह किया कि वे इस ओर आकृष्ट होकर उर्मिला पर कुछ लिखें। इसके फलस्वरूप सरस्वती जून 1914 ईस्वी के अंक में कवि हरिओद ने उर्मिला शीर्षक से एक कविता प्रकाशित हुई और 1936 ईस्वी में प्रताप वार्षिक अंक में बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा उर्मिला काव्य पर तृतीय सर्ग में आरंभिक अंश वनगमन के नाम से प्रकाशित हुआ, परंतु गुप्त जी अपने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करके उर्मिला पर महाकाव्य लिखने के लिए दक्षित रहे। इससे पहले इसका नाम भी उर्मिला ही रखा गया, परंतु द्विवेदी जी ने सरस्वती में इसे साकेत नाम से अभिहित किया, जिसकी पुष्टि करते उन्होंने बताया कि महाकवि कालिदास के काव्यों में भाष्यकार पतंजलि और अन्य संस्कृत आचार्यों के ग्रंथों में बौद्ध धर्मों के दिव्यावदान में जिन सेनाचार्य और विक्रमाचार्य ने जैन पुराणों में साकेत का वर्णन किया है, कालिदास ने भी अपने साहित्य के अंदर साकेत का वर्णन किया है। तो साकेत काव्य की प्रेरणा देने वाले आचार्य द्विवेदी है, किंतु इस काव्य की रूपरेखा निश्चित करने वाले छोटे लाल जी थे, जिन्होंने 1 जनवरी 1911 ईस्वी में पत्र लिखकर गुप्त जी को 5 सुझाव दिए थे। भारतीय काव्य के नवरसों को दिखलाया जाए, श्रृंगार रस विषय की अश्लीलता लेस मात्र की न हो, भाषा सरल हो, जगह जगह वीरणी उर्मिला के मुख से किसी 12 मासीय के लय में षड ऋतु वर्णन जरूर कराएं और काव्य के प्रधान विषयों के अनुसार उनको जरूर देखें। ये जैसे उर्मिला का विवाह है, लक्ष्मण का उर्मिला से मिलना है, वन में जाना है, हनुमान जी का संजीवनी लेकर जाते वक्त अयोध्या में ठहरना है, उर्मिला से लक्ष्मण का हाल चाल जानना है, उर्मिला का मौन विलाप है और 14 वर्ष की जो अवधि बीतने पर राम लक्ष्मण का अयोध्या में आना और लक्ष्मण उर्मिला का जो संवाद है वो इसमें दिखाया जाए। इसके अतिरिक्त इस काव्य का नाम साकेत पूर्णतः सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें वर्णित समस्त घटनाओं का केंद्र स्थल साकेत ही है। साकेत का वैसे शाब्दिक अर्थ अयोध्या से होता है। इस काव्य के प्रथम सर्ग से लेकर सप्तम सर्ग तक की संपूर्ण घटनाएं, लक्ष्मण उर्मिला का विनोदपूर्ण हास परिहास, राम का राज्याभिषेक की तैयारियां, मंथरा का षड्यंत्र, कैकेयी की वरीयाचना, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत आगमन आदि सम्मिलित है। साकेत में ये सब घटनाएं घटित होती है। इसके अनंतर कवि राम के साथ साकेत से चित्रकूट तक अवश्य आता है, परंतु चित्रकूट की घटनाओं को भी वह साकेत से पृथक नहीं कर पाता, क्योंकि संप्रति साकेत समाज वही है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा कहकर कवि चित्रकूट में भी साकेत की ही स्थिति स्वीकार कर लेता है। इसके पश्चात नवम सर्ग में वर्णित उर्मिला के वीर व्यतीत जीवन की संपूर्ण घटनाएं साकेत में ही घटित हो रही है। अतः कवि के मुख से राम कथा कही जा रही है, जिसे वह साकेत में घटित होते हुए कैसे दिखलाए, इसके लिए कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग को अपनाया है। प्रथम तो 10वें सर्ग में कवि ने साकेत के राजमहल में स्थित उर्मिला के मुख से सूर्यवंश के राजाओं की यशोगाथा, जानकी, मांडवी, उर्मिला और श्रुति कीर्ति के जन्म और बचपन की क्रीड़ाएं, राम की बाल क्रीड़ा, ताड़का का वध, वाटिका में राम जानकी मिलन, धनुष यज्ञ, सभी बहनों का विवाह आदि से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन करा दिया है।
11वें सर्ग में कवि ने पहले शत्रुघ्न के मुख से शूर्पणखा, खरदूषण आदि से संबंधित सभी घटनाओं का वर्णन साकेत में कराया है, और फिर हनुमान के मुख से सीताहरण, राम सुग्रीव भेंट, राम की युद्ध यात्रा, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध, लक्ष्मण शक्ति आदि से संबंधित समस्त घटनाओं का वर्णन साकेत में करा दिया है। 12वें सर्ग में आकर के शेष रामकथा में मेघनाथ, कुंभकर्ण वध, रावण युद्ध, विभीषण का राज्याभिषेक, राम का अयोध्या आगमन आदि सभी घटनाओं को वशिष्ठ द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से के माध्यम से साकेत में खड़े खड़े साकेतवासियों को दिखा दिया है। ऐसे चलते थे कोई रामायण की घटनाएं देख रहा हो। इस तरह कवि ने रामकथा संबंधी समस्त घटनाओं का केंद्र साकेत माना है, जो प्रमुख स्थान विशेष नाम से प्रसिद्ध है, जिसके संपूर्ण वर्ण विषय समाहित है, जो चित्ताकर्षण भी है और कौतूहल में वृद्धि भी करता है। इसी प्रकार इस काव्य का नाम साकेत पूर्णतया सार्थक है। ये तो स्पष्ट है कि कवि ने इस काव्य में उपेक्षित उर्मिला चरित्र का निरूपण करते हुए रामकथा का वर्णन किया है, परंतु इस रामकथा की नवीनता और मौलिकता प्रदान करते हुए कवि ने इसमें कुछ उद्भावनाएं साथ में जोड़ी है, जिसमें उर्मिला लक्ष्मण का दाम्पत्य जीवन का हास्य परिहास है, लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न कीर्ति श्रुति कीर्ति की पारिवारिक जीवन की मनोरम झांकी है, कैकेयी के चरित्र संबंधी दोष का निराकरण है, उर्मिला वीर्य वर्णन है, भरत के पास ही संजीवनी बूटी का होना और हनुमान को हिमालय पर्वत न जाकर भरत से ही संजीवनी बूटी की प्राप्ति, लक्ष्मण शक्ति के बारे में सुनकर समस्त साकेतवासियों की रणसज्जा और उर्मिला का रणचंडी के रूप में राजमहल से बाहर निकलना, वशिष्ठ जी का योग बल के आधार पर राम रावण युद्ध का संपूर्ण दृश्य साकेतवासियों को खड़े खड़े दिखा देना, इस नवीन उद्भावनाओं के साथ रामकथा के कुछ अस्पृश्य और उपेक्षित अंश पाठकों के सम्मुख अवश्य आए हैं, और कौतूहल की दृष्टि से ये बात उपेक्षित पात्र अंशों के सम्मुख अवश्य आए हैं, और कौतूहल की दृष्टि से जो सृष्टि हुई है उसमें सारी कथा विशृंखलित सी हो गई है, और जटिल होने की अपेक्षा अधिक कथित होने के कारण से रसानुभूति में भी वेगघात उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा इस काव्य में कवि की ओर से उर्मिला की कथा को अंकित किया गया है, दूसरी ओर संपूर्ण रामकथा को भी ये कह देना अभिष्ट समझता है। इसी कारण से एक जटिल प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि नायक कौन है। साहित्य शास्त्र के अनुसार नायक या नायिका वह होता है जो काव्य की संपूर्ण कथा का अगुवाई करता है। उसी को फल का स्वामी भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम फल की प्राप्ति उसी अधिकारी को होती है। इस आधार पर विचार करने से ज्ञात होता है कि आधुनिक युग की नवीन मान्यताओं के अनुसार अब पुरुष के स्थान पर नारी की अगुवाई संभाल रही है, और परिवर्तित दृष्टिकोण के आधार पर यशोधरा में गोप, कामायनी में श्रद्धा, नूरजा में नूरजा, वैदेही वनवास में सीता और संपूर्ण कथा का नेतृत्व करती हुई अंकित की गई है। गुप्त जिन भी इस युग की परिवर्तित मान्यता को भली प्रकार से भांपते हुए उन्होंने भी राम और भरत और लक्ष्मण के हाथों में न सौंप करके उर्मिला को अगुवाई प्रदान की है, जो आरंभ से अंत तक काव्य के प्रत्येक सर्ग में विद्यमान है, जिस पर सभी पात्रों की आंखें लगी हुई है, जो सभी की सहानुभूति और सहृदयता ग्रहण करती हुई, जिससे अंत में काव्य के फल की प्राप्ति होती है। आचार्य नंदुलारी वाजपेयी ने उर्मिला और भरत दोनों का नायित्व स्वीकार किया है। ये तो सत्य है कि उर्मिला में नायकत्व के सभी गुण विद्यमान है, परंतु कवि द्वारा नियोजित कथा संगठन पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि कवि भरत को नायक नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि न तो भरत को अंतिम फल की प्राप्ति होती है और न ही संपूर्ण कथानक का नेतृत्व ही कर रहे हैं। संपूर्ण कथा योजना, चारित्रिक विशेषताएं, अंतिम फल प्राप्ति आदि सभी दृष्टियों से उर्मिला ही साकेत की नायकत्व ग्रहण किए हुए है। वह मूर्तिवती उषा के समान दिव्य सौंदर्य से ओतप्रोत है, विनोद वार्ताओं में निपुण राजमहिषी है, उच्च कोटि की कलाकार है, त्याग और धैर्य की सजीव प्रतिमा है, आत्म बलिदान के भाव से ओतप्रोत है, उसमें नारी सुलभ कोमलता और शालीनता विद्यमान है, वह स्वदेश अनुराग से परिपूर्ण है, उसमें स्वाभिमान और वीरता कूट कूट कर भरी हुई है, वह सेवामय प्रेम की प्रतिमूर्ति है, उसकी त्याग में तपस्या, पतिपरायणता और
शील सौजन्यपूर्ण, धीरोदात्ता सर्वप्रिय है। इन पात्रों में लक्ष्मण तेजस्विता और ओजस्विता का साकार मूर्ति है। राम का परम अनुयायी सेवक है। उन्होंने भगवान के लिए अपनी समस्त इच्छा, भावना और सुख का बलिदान कर दिया है। भरत से पर्याप्त धीरोदात गुण विद्यमान है। वे विनम्रता, तेजस्विता, त्याग, बलिदान और परम अनुयायी है। केकई के चरित्र में कवि ने कुछ परिवर्तन किया है। वह ईर्ष्या और द्वेषपूर्ण राजमहिषी नहीं, अपितु अपने दोषों और अपराधों को स्वीकार करने वाली और पश्चाताप द्वारा अपने हृदय को पवित्र बना देने वाली चिर स्नेहमयी जननी भी है। इसके अतिरिक्त राम, दशरथ, हनुमान, रावण आदि पात्रों का भी परंपरागत चित्रण किया गया है। साकेत की प्रकृति के बड़ी मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत की गई है। कवि ने इसमें ऋतु के अनुसार सब प्रकार की झांकियाँ प्रस्तुत की है। प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। कई कवि ने दूती रूप में प्रकृति चित्रण भी किया है। साकेत में सांस्कृतिक परंपरा का पालन करते हुए प्रकृति की मनोमुग्धधारी सूक्ष्म अंकित की गई है, जिसमें विविधता है, स्वाभाविकता है और तन्मयता कर देने वाली अपूर्व शक्ति भी है। साकेत में कवि ने अपने युग की संचित भावनाओं का चित्रण यथास्थान करने की चेष्टा की है। उस समय देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्न हो रहे थे। सारा देश विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयत्नशील था। जनता भी अपने अधिकारों की प्राप्ति की ओर जागने के लिए दौड़ मची हुई थी। लोकमान्य तिलक का उद्घोष स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की गूंज सर्वत्र सुनाई दे रही थी। इतना ही नहीं, जन जन अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए शक्ति संचय में संलग्न था। अन्याय और अत्याचार का विरोध करते हुए बड़ी तत्परता के साथ आंदोलन कर रहे थे। इस प्रकार साकेत में युग के अनुरूप परिस्थितियों की झांकियाँ भी प्रस्तुत की गई है। साकेत एक कलात्मक कृति है और कवि ने व्याकरण सम्मत और संस्कृत तत्सम शब्द प्रदान विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भाषा का सर्वत्र भाषानुकूलता और चित्रों का सजीव चित्रण किया है। इसके अतिरिक्त यदि सारांश रूप में हम कहें कि साकेत के परिपक्व अनुभूति और प्रौढ़ अभिव्यक्ति विद्यमान है। पंडित रामदहीन मिश्र ने इसे एकार्थ काव्य की संज्ञा दी है, परंतु अपनी मौलिकता एवं नवीनता के साथ साथ निरूपण की गुरुता और कलात्मक गंभीरता के कारण साकेत महाकाव्य की श्रेणी में आता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इसे महाकाव्य स्वीकार किया और लिखा है कि साकेत महाकाव्य है। इस महाकाव्य में स्थलीय स्तर पर कवि की प्रतिभा चमकी है। आचार्य गुलाब राय ने भी महाकाव्य के रूप में इसे स्वीकार किया और पर्याप्त विस्तार और आवश्यक मोड़ों के अभाव में इसे महाकाव्य मानने वालों के लिए स्पष्ट लिखा है कि विस्तार और मोड़ों का प्रश्न सापेक्षित है। अप्रत्याशित मोड़ों के लिए कल्पित कथानकों की अधिक गुंजाइश रहती है। रामकथा इतनी प्रचलित है कि इसमें नए मोड़ों की संभावना नहीं है, फिर भी गुप्त जी ने कई नई मोड़ दिए हैं। अतः इस महाकाव्य में सभी वर्ण विषय आ गए हैं। सांस्कृतिक पक्ष भी सबल है। महाकाव्य का पाश्चात्य आदर्श जो भारतीय जातीय का उद्घाटन करना चाहता है पर्याप्त रूप से विद्यमान है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी स्पष्ट घोषणा की है कि साकेत काव्य का साहित्यिक जगत में जो सम्मान है वो ऐतिहासिक विकास उसकी देन है। युग चेतना की जो नव उन्मेष उसमें अपनी आभा बिखेर रहे हैं, उन्हें देखते हुए साकेत को महाकाव्य कहना अन्याय नहीं होगा। इसके अलावा हम इनके पक्षों पर विचार करते हुए ये मान सकते हैं कि गुप्त जी द्वारा रचित साहित्यिक रचनाओं में साकेत सर्वाधिक ख्याति प्राप्त है। युगों से चली आ गई रामकथा को अपने महाकाव्य के प्रतिपाद्य विषय इन्होंने बनाया है। 12 सर्गों के अंदर विभक्त ये महाकाव्य है। साकेत का अर्थ अयोध्यापुरी से है और सभी घटनाएं इसके केंद्र में घटित होती हैं। गुप्त जी के साकेत में मार्मिक स्थलों का भी मार्मिक चित्रण, मनोहारी चित्रण है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो गुप्त जी का जो प्रबंधात्मक प्रतिभा के जो कवि हैं, प्रबंध काव्य की रचना के लिए जिस प्रकार का धैर्य, चिंतन और रचनाशीलता की आवश्यकता होती है वो प्रतिभा गुप्त जी के व्यक्तित्व में है। साकेत रामकथा की उदारता, गृहस्थ जीवन की भव्य चित्रण, नवीन उद्भावनाओं और वीर वर्णन, भारतीय गौरव का चित्रण के अनुसार एक युगीन कृति है। साकेत घटना प्रधान काव्य न होकर चरित्र प्रधान काव्य है। इस काव्य की घटनाएं उर्मिला की तरफ घूमती है। साकेत के चरित्रों में भी पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। इसमें उदात्त, मानवीय, अतिमानवीय, विकासशील चरित्रों का समावेश कवि द्वारा किया गया है। रामकथा की प्रसिद्धि के कारण इस महाकाव्य का फैलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है।
युगानुरूप गुप्त जी ने वैज्ञानिक तार्किकता को भी महत्व देते हुए प्राकृतिक घटनाओं और तत्वों का भी निराकरण किया है। संतुलन बनाकर हृदय और बुद्धि, विवेक और संस्कार, श्रद्धा और तर्क का संतुलित समन्वय हुआ है। इस कथा में पुष्प वाटिका प्रसंग, केकई आत्मगिलानी, कलंक प्रक्षालन, वशिष्ठ मुनि द्वारा दिव्य दृष्टि से लंका के दृश्य दिखलाना, साकेतवासियों को लंका हेतु तैयार करना, उर्मिला को नायिका का गौरव प्रदान करना, लक्ष्मण को मूर्छा से व्यथित होकर प्रजा को लंका हेतु सज्ज होना मौलिक उद्भावनाएं हैं और इनका समुचित प्रयोग संप्रेषणीयता में वृद्धि करता है। भारतीय आधुनिक हिंदी का गौरव ग्रंथ साकेत ने प्राचीनता की उदात्त भूमि पर खड़े होकर नवीनता का संदेश दिया है। साकेत रामकथा की पुनर्कथन नहीं, वरन भारतीय संस्कृति मूल्यों का उन्नयन और प्रतिस्थापन का वैष्णव सात्विक प्रयत्न है। धन्यवाद।